हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेविटी ट्यूटोरियल्स। और ये हमारे फोर्थ चैप्टर मेजरमेंट ऑफ मैटर का पार्ट नंबर 3 है। तो इस पार्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं, तो हमारा पहला टॉपिक है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है पहले तो हेलियम, नियॉन, आर्गन आर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अभी देखो, एटमॉस्फेयर में अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिव होते हैं, कुछ नॉन रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव का मतलब ऐसा होता है, आप कोई भी प्रोसेस करने जाओगे वो कंबाइन होने की कोशिश करेंगे हमेशा। जैसे आप देखोगे डे टू डे लाइफ में जो भी आप प्रोसेसेस होते हैं, जैसे डिकम्पोजिशन जैसा प्रोसेस होता है, सड़ने गलने वाले जो प्रोसेस होते हैं, या फिर रस्टिंग वाला प्रोसेस होता है, हमेशा ऑक्सीजन कंबाइन करने की कोशिश करता है। तो ये एलिमेंट किस तरह का एलिमेंट है? रिएक्टिव एलिमेंट है। और दूसरे कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि हो सकता है हेलियम, नियॉन, आर्गन। ये जो है ये नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम नोबल गैसेस कहते हैं। ये रिएक्ट नहीं करते, बहुत मुश्किल होती है इनको रिएक्ट करने के लिए, बहुत हाई टेम्परेचर या प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे जो एग्जांपल दिए है हेलियम, नियॉन, आर्गन, ये जो ये मोनो एटॉमिक गैसेस है। मोनो एटॉमिक गैस मतलब क्या? तो अभी एक जो हेलियम का एटम होगा ना, कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करेगा। हेलियम का एटम होगा और बाजू में जो दूसरा होगा कुछ इस तरह से हेलियम का एटम होगा, और इन दोनों के बीच में कुछ बॉन्ड नहीं होगा। ये दोनों ही सेपरेट होंगे, एटमॉस्फेयर में इधर उधर कहीं भी घूम सकते हैं, कुछ इस तरीके से। तो ये सिंगल एटम एक यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे इनको क्या कह रहे हैं? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये खुद में ही एक, ये जो एटम है ये खुद में ही एक क्या है, पूरा का पूरा यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है, और ये इधर उधर जा सकता है, एटमॉस्फेयर में घूम सकता है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट टाइप क्या आता है इसमें? तो डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल क्या हो सकता है? तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रहा है O2 या फिर N2। अभी ये जो एलिमेंट है ये इनिशियली रिएक्टिव एलिमेंट है। अभी रिएक्टिविटी थोड़ा बहुत कम करने के लिए क्या करते हैं पता है क्या? दूसरे एटम के साथ जुड़ जाते हैं। नॉर्मली ऑक्सीजन कुछ इस तरह से रह सकता है, एक ऑक्सीजन, पर ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। तो ये क्या करता है? ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। किस तरह से? तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना देंगे, और इसी का फॉर्मूला यहाँ पे हमने लिख दिया है O2। तो अब ये जो एक ऑक्सीजन का एटम है ये अलग इससे नहीं घूम सकता, इससे अलग नहीं जा सकता। हमेशा ये कैसे रहेंगे? साथ में रहेंगे। तो दो ऑक्सीजन के एटम्स ऐसे साथ में घूम सकते हैं, ऐसे दूर दूर नहीं हो सकते। इसलिए हम इस मॉलिक्यूल को, पूरी चीज को क्या कहते हैं? कितने एटम्स है इसमें? दो एटम्स है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। और अब ये दोनों भी जो हमने पढ़े, ये दोनों ये किसके मॉलिक्यूल्स है? तो सिर्फ सिंगल एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स है। तो आप जैसे देखोगे यहाँ पे ये हेलियम में, यहाँ पे तो एक ही एलिमेंट है। यहाँ पे भले ही एटम्स दो है पर एलिमेंट कितना है? एक ही है। कौन सा एलिमेंट है? ऑक्सीजन। या फिर दूसरा एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखा है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, कुछ इस तरीके से। और क्या रहेगा? ये दोनों मिलके एक मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल बन रहे हैं। यहाँ पे भी नाइट्रोजन नाइट्रोजन सेपरेट नहीं हो सकते, दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। तो ये मॉलिक्यूल की तरह बिहेव कर रहे हैं। पर इन सारे केसेस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सेम टाइप के एटम्स है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। यहाँ पे तो सिर्फ हेलियम अकेला है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये मॉलिक्यूल्स है किसके? एलिमेंट्स के, एलिमेंटल मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट टाइप इसमें क्या हो सकता है? तो कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स। When atoms of different elements combine with each other, the molecule of compound are formed. कंपाउंड के मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होते हैं इसके बारे में ये बता रहे हैं। तो कंपाउंड कौन सा पता है आपको? कॉमन डे टू डे लाइफ में आपको फॉर्मूला पता होगा। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो देखते हैं अभी H2O को अगर मुझे ड्रॉ करना रहा तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये ऑक्सीजन होगा, उसके साथ एक बॉन्ड हाइड्रोजन बनाएगा और एक दूसरा बॉन्ड दूसरा हाइड्रोजन बनाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना है? 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या सिर्फ ऑक्सीजन के एटम्स है क्या? नहीं। क्या सिर्फ हाइड्रोजन के एटम्स है क्या? नहीं। यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, इसीलिए इस मॉलिक्यूल को हम क्या नाम देते हैं? तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये कंपाउंड का मॉलिक्यूल है। ये जो मॉलिक्यूल है ये एलिमेंट का मॉलिक्यूल है। ऐसे और कंपाउंड का एग्जांपल क्या हो सकता है? और डे टू डे लाइफ में हम क्या यूज करते हैं कंपाउंड? तो कॉमन सॉल्ट एक कंपाउंड है। तो जैसे आप देख सकते हो उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl। उसका नाम है सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे इसका फॉर्मेशन कैसे होगा? एक सोडियम का एटम होगा,
एक क्लोरीन का एटम होगा और इसके बीच में कुछ एक सिंगल बॉन्ड होगा, ये एक दूसरे से बॉन्डेड होगा। तो अब ये बॉन्डेड है और एटम्स किस किस टाइप के हैं, अलग अलग टाइप के हैं। सोडियम अलग एटम है, क्लोरीन के प्रॉपर्टीज अलग है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल। तो ये बन गया, किसका मॉलिक्यूल है पर, मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। तो अगर अलग अलग टाइप के एटम्स अगर कंबाइन होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। सेम टाइप के एटम्स अगर कंबाइन होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंटल मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है मॉलिक्यूलर मास एंड द कांसेप्ट ऑफ मोल। तो चलिए पहले सीख लेते हैं मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है। तो अभी तक आप लोग पढ़ चुके हो कि एटम का मास क्या होता है, अलग अलग एटम्स के मास है पीरियोडिक टेबल में दे रखे हैं। अब मॉलिक्यूल मतलब क्या, अलग अलग एटम्स का कॉम्बिनेशन, सेम एलिमेंट के हो सकते हैं या अलग अलग एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो उनके वजन को अगर हम मेजर करेंगे और उसका यूनिट क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास का यूनिट क्या होना चाहिए, तो यूनिफाइड यूनिट, या फिर आप कह सकते हो उसको डाल्टन्स। तो डाल्टन्स में हम जो मास बताएंगे एक मॉलिक्यूल का, उसी को हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। The molecular mass of a substance is the sum of atomic masses of all the atoms in a single molecule of that substance. एक सिंगल मॉलिक्यूल्स में जितने भी एटम्स है उन सबका वजन अगर मैं कैलकुलेट कर लूं तो उसी को मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं मॉलिक्यूलर मास ऐसा बोलूंगा। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल H2O, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। तो पहले तो देखते हैं कि हाइड्रोजन का मास कितना होता है। तो हाइड्रोजन का मास होता है 1 AMU, पर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, तो ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो यहाँ पे मुझे वैल्यू क्या मिल रही है, 2 + 16 कितना होगा, 18U। ये होगा वाटर के मॉलिक्यूल का मास। वैसे यहाँ पे दूसरा एटम मैंने लिखा है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का मास लिखने के लिए क्या बताऊंगा, तो 2 × हाइड्रोजन का वजन कितना होता है 1 AMU प्लस सल्फर का वजन वो कितना होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, पर वो 4 टाइम्स लेना है। तो 16 × 4, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि 16 × 4 कितना होता है, तो 64। तो इन सबको हमें ऐड कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा 2 + 4 + 2, तो ये हो जाएगा 6 + 2 8, ये 8 आएगा। और यहाँ पे 6 + 3 कितना आएगा 9, 98U। इतना मास हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड के एटम का। नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ मोल। मोल कंसेप्ट हमें पढ़ना है। अभी टेक्स्ट बुक के ऑर्डर से थोड़ा मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया है ताकि समझने में हमें आसानी हो जाए, और यहाँ पे हम अभी मोल कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, मोल कंसेप्ट का मतलब क्या होता है। तो अभी डे टू डे लाइफ में आपने देखा होगा कि जो भी सारी चीजें आप यूज करते हो, मोस्टली बड़ी चीजें, वो आप किस तरह से गिनते हो, अलग अलग यूनिट उसके लिए डिवाइस किए हमने। जैसे मान लो अगर आपको बनानास खरीदने हैं तो कैसे गिनोगे आप, तो उसके लिए एक यूनिट होगा डजन, डजन में गिनते हो। 12 का मतलब क्या होता है, 12 केले खरीदे मतलब 1 डजन आपने खरीद लिया है। वैसे ही अगर आप पेजेस खरीदते हो तो पेजेस को अक्सर दूसरे यूनिट में गिना जाता है। क्या होता है वो, ग्रॉस होता है। 144 पेजेस अगर आप खरीदते हो तो उसको आप कहते हो 1 ग्रॉस। और कौन सा यूनिट हो सकता है, अगर 100 के इसमें खरीदते हो तो उसको शेकड़ा बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह के अलग अलग यूनिट हमने डिवाइस कर रखे। अभी यहाँ पे एटम्स का स्टडी जब हमें करना है, केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ाई करते हैं, मोस्टली केमिकल रिएक्शंस के बारे में। और केमिकल रिएक्शन का पूरी इंफॉर्मेशन हमें मिलने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कितने एटम्स हमने डाले हैं, कितने एटम्स पुट किए, कितने रिएक्ट किए, कितने बच गए, इनकी इंफॉर्मेशन हमें निकालनी है। तो इसके लिए एक नंबर इंपॉर्टेंट हो जाता है जो इन सारी चीजों को रिलेट कर सके। वैसे तो अगर आप गिनने जाओगे, जैसे मान लो मैंने ये चौक ले लिया, ये कैल्शियम का बना हुआ है। अब मैं इसमें कैल्शियम के कितने एटम्स है गिनने की कोशिश करूंगा तो बहुत सारे एटम्स आएंगे और गिनना भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उनका साइज बहुत छोटा है। इसलिए हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके मास को, इसके वजन को एक नंबर से रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लो 1 ग्राम लिया तो कुछ मुझे 10 एटम मिल रहे हैं, तो फिर 2 ग्राम लूंगा तो कितने मिलेंगे 20। इस तरह से मास से हम एक नंबर को रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे मोल कंसेप्ट कह रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये और एक बार देख लेते हैं। To understand any chemical reaction, it is necessary to know the number of atoms and molecules taking part in the reaction. कोई भी रिएक्शन को अच्छे से समझने के लिए क्या जरूरी है, कितने एटम्स मॉलिक्यूल्स वहां पे आ रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है। इसलिए फिर हमने ये कंसेप्ट लाया, मोल कंसेप्ट। अभी मोल कंसेप्ट का मतलब क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हम मोल की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एक मोल का मतलब होता है, जैसे आपने 12 को 1 डजन बोला है, वैसे ही एक मोल का मतलब होता है 6.022 × 10⁻23। बस इतना सिंपल है मोल कंसेप्ट।
कि अगर कोई भी चीज आपने इतनी खरीदी है, कितनी 6.022 इंटू 10⁻23, तो उसको आप क्या बोलते हो, 1 मोल खरीदी है, ऐसा बोलते हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे ट्यूशन के लिए मैंने कुछ चेयर्स खरीदे, पर चेयर्स कितने खरीदे, तो चेयर्स मान लो इतने खरीदे 6.022 इंटू 10⁻23, इतने सारे चेयर्स में खरीद के लाया। तो सिंपल वर्ड्स में बोलने के लिए क्या कह सकते हैं, तो सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि मैंने 1 मोल चेयर्स खरीदे हैं। बहुत सिंपल है मोल का डेफिनेशन। क्या मतलब होता है उसका, इतना नंबर ऑफ कोई भी चीज, कोई भी एंटिटीज, कोई एटम्स, कोई मॉलिक्यूल्स, कोई बड़ी चीजें, कुछ भी चलेगा। अगर मैंने इसके दुगनी चीजें खरीद ली, 6 का डबल कितना होगा यहाँ पे, तो ये नंबर का डबल हो जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23। मान लो मैंने इतने चॉक्स खरीदे, तो इसका मतलब मैंने कितने चॉक खरीदे, तो आप कह सकते हो 2 मोल। उस केस में क्योंकि ये डबल ले लिया तो ये भी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो उस केस में आप कह सकते हो मैंने 2 मोल्स ऑफ चॉक्स खरीदे हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। 1 मोल का मीनिंग होता है 6.022 इंटू 10⁻23। और फिर अभी मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एटम्स के, मॉलिक्यूल्स के मास से रिलेट कर देंगे, तो सारी चीजें एकदम से सॉल्व हो जाएगी। तो इन केमिस्ट्री यहां पे हम 6.022 इंटू 10⁻23 ये जो नंबर है ना, मोस्टली मॉलिक्यूल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अभी 9th क्लास में जो हम सीखेंगे ये नंबर हम मॉलिक्यूल्स को अप्लाई करेंगे और इसी को हम कहते हैं एवोगाड्रोस नंबर। तो आप देखोगे कि इस पार्ट में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पेज पे का, वो यही है कि एवोगाड्रोस नंबर, यही है वो एवोगाड्रोस नंबर, जिसको हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, Na से डिनोट करते हैं। कैपिटल N लिखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं, A। Na का मतलब होता है इतने क्वांटिटीज, 6.022 इंटू 10⁻23, इतने एंटिटीज। केमिस्ट्री के केस में एंटिटीज की जगह पे हम मॉलिक्यूल्स लगा देंगे, बस इतना सा डिफरेंस है। A mole is that quantity of substance whose mass in gram is equal to magnitude to the molecular mass of that substance in daltons। अब ये मोल का जो बेसिक है या डेफिनेशन है थोड़ी अलग तरीके से बता रहा है। मैंने क्या बोल दिया था, 1 मोल मतलब कितना हो रहा है, इतने क्वांटिटीज। तो मैंने क्या कर दिया, चॉक ले लिया ये, इसमें मुझे पता है क्या होता है, कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम के एटम्स गिनना मैंने स्टार्ट कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे गिनते गिनते मैं एक कंटेनर में जमा कर रहा हूँ सारे। कितने ले लिए, 6.022 इंटू 10⁻23, इतने सारे चॉक के एटम्स ले लिए मान लो मैंने। तो फिर क्या हो जाएगा, कितने चॉक के मॉलिक्यूल्स या एटम्स मेरे कंटेनर में जमा हो गए, 1 मोल जमा होगा। और फिर मैं उसका वजन मेजर करूंगा। तो देखो वजन कितना आया, इतने सारे क्वांटिटीज लेने के बाद उसका वजन जो है वो उसके एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास से मैच कर रहा था ग्राम्स में। तो इसीलिए हमने कह दिया 1 मोल का मतलब क्या हो सकता है, तो ये जो भी एटम है उसका जो मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास है उसको हम ग्राम्स में ले ले तो वो क्या हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। इसको बेहतर समझने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला और एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं। देखो जैसे मान लो H2O लेना है। अभी मुझे पता है H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो ये हम निकाल चुके हैं, 18 उसका मॉलिक्यूलर मास है। तो यहां पे मुझे बताना है 1 मोल अगर H2O लूंगा ना, मैंने क्या किया, पानी ले रहा हूं मैं, एक एटम, 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 4 5 6 7, ढेर सारे लेते 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 कहां तक पहुंच गया, इतने मॉलिक्यूल्स ले लिए मैंने। कितने मॉलिक्यूल्स ले लिए वाटर के, 6.022 इंटू 10⁻23, या आप शॉर्ट में कह सकते हो ये Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लिए। और फिर उनका वजन मेजर किया, तो वजन मेजर करने के बाद कितना आ रहा पता है, तो इसका वजन आया कुछ 18 ग्राम्स। तो देखो क्या कोइंसिडेंस है, अगर मैं 1 मोल वाटर के मॉलिक्यूल्स लेता हूं तो उसका वजन कितना आएगा, तो उसका ये जो मॉलिक्यूलर मास आपने फाइंड किया ना, मॉलिक्यूलर मास का यूनिट क्या था, यू था, डाल्टन था, या फिर यूनिफाइड मास था। यहां पे हमें क्या किस में मिल रहा है, वो ग्राम्स में कन्वर्ट हो जा रहा है। बस इतना सिंपल है मोल कंसेप्ट, कि अगर आप कोई भी मॉलिक्यूल कितना लोगे, उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर लोगे तो वो कितना होगा, वो 1 मोल होगा। तो चलिए जान लेते हैं कि अगर मुझे CO2 लेना है, 1 मोल CO2 चाहिए मुझे, तो कितने ग्राम्स लूं, 1 मोल का मतलब क्या हो सकता है। तो अगर मैं नंबर में गिनने चाहता तो कितने मॉलिक्यूल आते हैं, Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। पर अभी मैं ग्राम्स में गिनने की कोशिश करूंगा तो कितने ग्राम्स आएगा, तो यहां पे मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। कार्बन का मतलब कितना होता है, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास होता है कुछ 12, ऑक्सीजन का 1 का कितना होता है 16, डबल कर दूंगा तो 32, तो इन दोनों को ऐड कर दिया।
तो इसका वैल्यू कितना आएगा 44। और 44 अगर मैं U लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा उसका 44U, तो उसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो इसको कैसे ले लूंगा मैं 44 ग्राम्स। अगर मैंने 44 ग्राम्स अगर कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से खरीद के लाया तो उसके मॉलिक्यूल्स कितने होंगे मेरे पास, एग्जैक्टली Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। या फिर आप कह सकते हो अगर मैंने 45 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड खरीदा तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे मेरे पास, एग्जैक्टली 6.022 इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स मेरे पास होंगे। तो इससे रिलेटेड अभी आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे 66 ग्राम अगर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया तो कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास है। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, यहां से फॉर्मूला देखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या होता है, कितना मास आपने लिया है और डिवाइड किससे करोगे, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करोगे। तो कितना मास यहां पे मैंने लिया है, तो यहां पे मैंने लिया है 66 और डिवाइड किससे करना है, तो डिवाइड करना है मुझे 44 से। तो ये क्या आएगा, यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 11 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, तो ये 11 6 11 4 तो ये वैल्यू कितनी आएगी 3/2। 3/2 का मतलब क्या होगा 1.5 मोल। सिंपली इसका आंसर है, अगर मैंने 66 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया तो मैंने कितना कार्बन डाइऑक्साइड खरीदा है, तो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड खरीदा 1.5 मोल। अगर मैं उसके मॉलिक्यूल्स गिनने की कोशिश करूंगा तो मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे, तो अभी यहां पे मुझे बताना पड़ेगा। मॉलिक्यूल्स का मतलब हो जाएगा 1.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इतने सारे मॉलिक्यूल्स मैं लेके आया हूं। और एक एग्जांपल से समझ लेते, जैसे देखो मान लो मैंने क्या लाया है 36 ग्राम वाटर लेके आया मैं, तो यहां पे कितने मोल्स ऑफ वाटर है ये मुझे फाइंड करना है। तो यहां पे वापस से सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या होगा, मास कितना मैं लाया हूं और डिवाइडेड बाय कितना उसका मॉलिक्यूलर मास है। तो यहां पे इसका मास कितना लेके आए हम 36 और डिवाइड किससे करना है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास ग्राम्स में लेना है, कितना है वो 18। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो यहां पे दिख रहा है 18 2 36 2 और वैल्यू इसका यूनिट क्या होगा मोल्स। तो यहां पे मुझे समझ में आया कि 36 ग्राम वाटर का मतलब क्या हो रहा है 2 मोल वाटर के मॉलिक्यूल्स लाया हूं मैं। 2 मोल का नंबर अगर बताने कितने मॉलिक्यूल्स में लाया, अगर ये मैं गिनने की कोशिश करूंगा तो कितने आएंगे, तो ये वैल्यू आएगी 2 टाइम्स ऑफ एवोगैड्रोस नंबर। ये जो भी एवोगैड्रो नंबर है इसके दुगने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे पास होंगे। तो ये था हमारा टफेस्ट एकदम पार्ट, जो कि अभी देखो इस कंसेप्ट के साथ मोल का नंबर और मॉलिक्यूलर मास को कनेक्ट करने के बाद एकदम आपको आसान लग रहा होगा। आप 1-2 बार इसको रिवाइज करोगे, ये नंबर याद करोगे, रेशियो प्रोपोर्शन अच्छे से पढ़ोगे, तो ये टॉपिक बहुत ही आसान है। तो इसी के साथ यहाँ पे हम थर्ड पार्ट समाप्त करते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम वैलेंसी के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू एवरीवन।